वेलकम टू द सीरीज ऑफ ACC 501 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये ACC 501 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 5 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अंडरस्टैंडिंग द इनकम स्टेटमेंट को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। डेफिनेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट की हम बात करें, इसके अंदर पर्पस आता है। ये इनकम स्टेटमेंट क्या है? एज अ फंडामेंटल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। ये एक फंडामेंटल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक होता है जो कि प्रोवाइड करता है समरी कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उसको। अगर हम देखें एक स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर, देखें हम एक ख़ास पीरियड के ऊपर, एक विद इन एक साल भी हो सकता है इसके अंदर। और इसके अलावा ये जो जाना जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन के तौर पर भी ये जाना जाता है। प्राइमरी पर्पस जो होता है इनकम स्टेटमेंट का, अगर हम उसकी बात करें वो ये होता है कि ये शो करता है कंपनी के जो भी रेवेन्यू है, जो भी इनकम है और जो एक्सपेंसेस होते हैं कि स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर उसको बताता है। और उसी से फिर कैलकुलेशन की जाती है नेट इनकम की, यानी कि तमाम एक्सपेंसेस में सिर्फ हम तमाम रेवेन्यूज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। अब जो बेसिक फार्मूला है वो वही है कि इनकम बराबर होती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस के, और इसी की ही डिटेल एक तरह से हम इस स्टेटमेंट के अंदर जो है वो दिखाते हैं। ये इक्वेशन हाईलाइट करती है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हासिल की जाती है जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू में से। और ये स्टेटमेंट जो है वो क्रूशल होता है किन के लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसके अंदर इन्वेस्टर्स आ जाते हैं। उनको पता चलता है कि कितनी प्रॉफिटेबल है कंपनी। इसके अलावा जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने उधार जो है वो वापस अपना लेना होता है, यानी कि उनसे माल उठाया होता है उधार पे। और इसके अलावा मैनेजमेंट भी आती है। मैनेजमेंट भी जो अपनी मैनेजमेंट होती है कंपनी की, उनके लिए भी ये यूज़फुल होता है क्योंकि एक इंसाइट पता चलती है कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी से कि उसके ऑपरेशंस जो है वो कितने एफिशिएंट हैं, रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जा रहा है, कितने इनपुट से कितना आउटपुट लिया जा रहा है। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट और जो ओवरऑल जो फाइनेंशियल हेल्थ है पूरी की पूरी कंपनी की, वो भी। एनालाइज करते हुए इनकम स्टेटमेंट स्टेक होल्डर्स असेस कर सकते हैं कितनी बेहतर जो कंपनी जो है वो जनरेट कर रही है प्रॉफिट उसके ऑपरेशन से। और इन्फॉर्म डिसीजन लिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लेंडिंग के हवाले से और स्ट्रेटजिक प्लानिंग के हवाले से। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट के कई सारे जो है वो कंपोनेंट होते हैं। कलेक्टिवली प्रोवाइड करते हैं एक डिटेल व्यू जो है कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। और इन कंपोनेंट के अंदर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ और जो आ जाते हैं। अब अगर हम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की बात करें ये रिप्रेजेंट करते हैं इनकम जो कि जनरेट आई कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से। जो कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ से आने वाली, जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ से वहाँ से आने वाली जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में आती है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS के ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताता है डायरेक्ट कॉस्ट जो कि एसोसिएट होती है प्रोड्यूस करने के साथ, गुड्स या सर्विस सोल्ड करने के साथ। यानी सम्राट वो कॉस्ट होती है जो कि गुड्स जो हम बेच रहे हैं वो हमें कितने में पड़ा, एक्चुअली जो हमें कितने में पड़ा वो गुड जो हम बेच रहे हैं, या फिर जो हमने सर्विस जो है वो प्रोवाइड की है। सो ये शो करता है एक्चुअली डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसको शो करता है। एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन की बात करें सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जिसको SG&A से हमने एब्रीवेट किया है, इसके अंदर ओवरहेड कॉस्ट आ जाती है जो कि इनडायरेक्ट होती है, जिसमें सैलरीज आ गई, रेंट आ गए और यूटिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। डेप्रिसिएशन एक नन कैश एक्सपेंस होता है जिसके अंदर कोई कैश नहीं जा रहा होता ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लेकिन ये एक्सपेंस होता है क्योंकि ये चार्ज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और रिडक्शन हो जाती है। फिर इसी से वैल्यू के अंदर किसी भी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू के अंदर हम देखते हैं टेंजिबल एसेट्स की कि वैल्यू में कमी आती जाती है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा फिर प्रॉफिटेबिलिटी मेजर की हम बात करें तो ऑपरेटिंग इनकम जिसको हम कैलकुलेट करते हैं रेवेन्यू में से, जब माइनस करते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देते हैं। और फिर अदर इनकम की हम बात करें तो उसके अंदर आ जाता है अर्निंग बिफोर नॉन ऑपरेशनल सोर्सेज। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस एक मेजर होता है ये प्रॉफिटेबिलिटी का, फर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है कि फर्म का जो वो कितने प्रॉफिट में है, और इसमें निकाल दिया जाता है टैक्स इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है उसमें ये कि जो कॉस्ट आई बोरो फंड से, और प्री टैक्स
इनकम के अंदर आ जाता है, जो कि है एबिट, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से माइनस कर देते हैं हम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को, और टैक्सेस जो कि अमाउंट ओड होता है गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट को देना होता है, और ये जो है बेस करता है टैक्सेबल इनकम के ऊपर, कितनी टैक्सेबल इनकम है तो उसके बाद। और फिर फाइनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करें तो नेट इनकम आती है, फिर फाइनल प्रॉफिट आता है जब तमाम एक्सपेंसेस और टैक्सेस वगैरह के बाद रिटेन अर्निंग जिसको रख लिया जाता है, एक पोर्शन होता है नेट इनकम का, उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए रख लिया जाता है। और डिविडेंड्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, प्रॉफिट की एक फॉर्म है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, जो कि कंपनी के ऑनर्स होते हैं। तो इन तमाम कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए जो है वो एनालाइज किया जाता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है वो किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस। तो अब एक तरह की जो है वो एग्जांपल यहाँ पर है कि कंपनी की इनकम स्टेटमेंट जो वो शुरू होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यूज से, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं टोटल सेल्स जो कि आई रिपोर्टिंग पीरियड के दरमियान, और इसी से जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हुए ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ पहुंचते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हम निकालते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। और फिर हम जो है वो क्या होता है कि सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उनको निकालते हैं, जिसके अंदर कॉस्ट शामिल होती हैं जैसे कि सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज और मार्केटिंग, और डेप्रिसिएशन भी होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है वेयर एंड टेयर जो है कंपनी के एसेट्स के ऊपर। और जो रिज़ल्ट निकलता है वो ऑपरेटिंग इनकम निकलता है, जो कि शो करता है प्रॉफिट जो है कोर बिजनेस ऑपरेशन से। इसके अलावा कुछ अदर इनकम्स होती हैं जैसे कि इंटरेस्ट जो कि हासिल किया गया, या फिर गेन आया एसेट्स बेचकर, और ये जो है एडिट किया जाता है ऑपरेटिंग इनकम में और देता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको एबिट कहा जाता है, ईबीआईटी कहा जाता है। और ईबीआईटी से इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम माइनस करते हैं ताकि हम प्री टैक्स इनकम पे पहुंच सकें, और फिर टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं ताकि हम हासिल कर सकें फाइनल इनकम, यानी कि टैक्सेस जो कि हम पे करेंगे। सो कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि कितना नेट इनकम को रिटेन किया जाए फ्यूचर ग्रोथ के लिए, और कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड। सो नाउ द की पॉइंट्स इन इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस। अब कुछ की पॉइंट हैं एनालाइज करने के इनकम स्टेटमेंट को। उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंड करना होता है कई सारे जो क्रिटिकल एस्पेक्ट जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कंपनी की रिपोर्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और इन्हीं में से इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ है वो ये है कि जुड़े रहा जाए जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, गैप जिसको कहते हैं। ये एक तरह का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, प्रिंसिपल है, जिससे हमें पता चलता है और जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर हम मुख्तलिफ कंपनीज़ और टाइम पीरियड को देखें, यानी कि अब जिन जिन कंपनीज़ ने गैप को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया होगा तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ही स्टैंडर्ड पे और एक ही तरह के हमें दिखाई देंगे। उनमें फिगर्स तो ज़रूर डिफरेंट होंगी क्योंकि उनके प्रॉफिट्स और उनके कैश फ्लो वगैरह या उनके एक्सपेंसेस वगैरह अलग होंगे, लेकिन जो हमें जो फॉर्मेट्स दिखाई देंगे वो हमें एक ही तरह के दिखाई देंगे। सो गैप प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज जो गाइडलाइंस रिकग्नाइज करने के लिए रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस जो कि एसेंशियल होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। और दूसरा की पॉइंट जो होता है वो होता है प्रेजेंस होना नन कैश आइटम्स का। नन कैश आइटम जो कि पीछे भी आपको बताया गया था, डेप्रिसिएशन होता है। इसके अलावा अमोटाइजेशन भी होता है। अब ये आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक्चुअल कैश फ्लो नहीं होता लेकिन इनको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन और अमोटाइजेशन दोनों ही नन कैश आइटम्स हैं, लेकिन इनको जो है वो क्या किया जाता है इनकम स्टेटमेंट में शामिल किया जाता है। इनमें एक्चुअल कैश फ्लो तो नहीं होता लेकिन इनकम स्टेटमेंट में शामिल करने की वजह से रिफ्लेक्ट किया जाता है जो यूजेज और जो एजिंग होती है एसेट्स की वक्त के साथ साथ, क्योंकि एसेट्स जो है वो पुराने होते जाते हैं। अंडरस्टैंड करना इम्पैक्ट जो इन नन कैश आइटम्स का क्रूशियल होता है असेस करने के लिए ट्रू कैश जनरेटिंग एबिलिटी जो होती है एक बिजनेस की। और इसके अलावा ये कि जो टाइमिंग होती है रेवेन्यू और कॉस्ट रिकग्निशन की वो प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल जो इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लाजमी तौर पे मैच किया जाए उस पीरियड के साथ जब ये इनकर्ड हो, यानी कि ये एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, ना कि कैश इनकर्ड हो या पे किया जाए, या इनकर्ड हो या फिर अर्न हो, ना कि कैश आए या जाए। कैश आने या जाने से फ़र्क नहीं पड़ता,
बल्कि इनकर्ड होना या अर्न होने से फ़र्क पड़ता है। और ये जो है वो इंश्योर करता है कि इनकम स्टेटमेंट एक्यूरेटली तौर पर रिफ्लेक्ट करे कंपनी की फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान, ना कि कैश ट्रांजेक्शन सिर्फ। और इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए एनालिस्ट जो होते हैं और शेयर होल्डर्स वो हासिल कर सकते हैं एक ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग जो है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, और कर सकते हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो और अगर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।